क्लास 10th चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। साइंस का बायोलॉजी का जो चैप्टर 6 है, मतलब चैप्टर 1 है जो है क्लास 10th का, जो लाइफ प्रोसेसेस, उसके बारे में आज हम जो है जा रहे हैं डील करने। तो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारा वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्लास जो है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त क्लास होने वाली है। तो आप लोग इस क्लास का पूरा वीडियो देख कर ही जाएँ यहाँ से, क्योंकि आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। और इससे बहुत सारे सवाल जो है डायरेक्ट पूछे जाते हैं, और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ आप लोग जो है हमारे चैनल पर बने रहें और पूरा इस वीडियो को देख कर यहाँ से जाएँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans? कह रहा कि क्यों डिफ्यूजन जो होता है ये इनसफिशियंट होता है ऑक्सीजन का, जब हम लोग का कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है जब उसको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है। तो जैसे आदमी को ले लेते हैं, आदमी को बहुत सारे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगा। तो क्यों ये मतलब ये डिफ्यूजन जो है इनसफिशियंट होता है ऑक्सीजन को मिलने में, तो ये बताना है। तो इसका आंसर है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज ह्यूमन प्रोसेस पोजेज कम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है जैसे कि ह्यूमन जो है बहुत सारे कम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन होने के कारण जो है ये ह्यूमन खास करके पोजेज होता है कि दे हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स एंड टिश्यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस नेसेसरी फंक्शंस ऑफ द बॉडी। अब देखिए ह्यूमन का जो सेल है, टिश्यू है, ये सब का अलग अलग जो है ज़रूरत होता है और अलग अलग इसका जो है काम होता है। ठीक, तो ह्यूमन बॉडी को अलग अलग काम करने के लिए उसको अलग अलग तरह के सेल, टिश्यू, ये सब चीज़ से बने हुए बॉडी पार्ट्स का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कह रहा है कि सच एज इनटेक ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। जैसे हम ले लेते हैं कि भोजन लेता है कोई या ऑक्सीजन लेता है, तो वो चीज़ को आप देख सकते हैं। और उसी तरह से अगर हम अनलाइक देखें, ठीक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, तो ये जो है डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। ठीक, ये दोनों अलग अलग होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट दोनों के साथ नहीं होता है। साथ में आउटसाइड के इन्वायरमेंट पर भी ये डिपेंड करता है। ठीक, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट जो है उसके इन्वायरमेंट के साथ भी ये महत्व रखता है कि किस तरह के इन्वायरमेंट में वो जो है रह रहा है और किस तरह के इन्वायरमेंट में किस तरह के सेल और टिश्यू का क्या काम है, ये भी डिपेंड करता है। तो सिर्फ ये बॉडी फंक्शन तो करता ही है, लेकिन उसके इन्वायरमेंट पर भी डिपेंड करता है। तो इसलिए डिफ्यूजन जो है ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में करें कि व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। क्या क्राइटेरिया है कि हम लोग ये मतलब कि बता सकें कि वो जो है कोई चीज़ अलाइव है, वो जीवित है। तो क्या क्राइटेरिया होगा बताने के लिए, कैसे हम उसका फैसला करेंगे, तो सुनिए। तो आंसर है कि एनी विजिबल मूवमेंट सच एज वॉकिंग, ब्रीथिंग, ग्रोइंग इज जनरली यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। कोई भी हमको जो दिखाई दे रहा है मूवमेंट, चाहे वो चल रहा हो या वो सांस ले रहा हो या वो बढ़ रहा हो, जनरली यही सब को देख कर जो है लोग बताते हैं कि वो जीवित है या नहीं है, कोई भी लिविंग थिंग्स वो है या नहीं है, या वो जिंदा है या मर गया, ये चीज़ को देख कर लोग बताते हैं। तो however a living organism can also have movement which are not visible to the naked eyes। कह रहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें मूवमेंट नहीं हो, हमारे आँख से दिखाई नहीं दे, तो इसलिए हम लोग को बताना पड़ेगा कि क्या वो जीवित है या नहीं है।
तो देखिए, देयर फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस इज अ फंडामेंटल क्राइटेरिया दैट कैन बी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। हमारे लाइफ के कोई भी ऐसे प्रोसेसेस रहे, अगर वो प्रोसेस में से कोई भी प्रेजेंस रहे, तो वो फंडामेंटल क्राइटेरिया को देखकर हम लोग मतलब कि उसका फैसला कर सकते हैं कि वो जिंदा है या नहीं है। ठीक, जैसे मूवमेंट कर रहा है तो वो सांस ले रहा है, वॉकिंग करेगा, ग्रोइंग करेगा, तो ये सब चीज़ हम देखते हैं। उसी तरह से अगर मान लेते वो मूवमेंट ना करे तो क्या हो गया, मूवमेंट नहीं कर रहा है लेकिन ब्रीथिंग ले रहा है, ठीक, ग्रोइंग तो कर रहा है उसका बॉडी, तो वो चीज़ को तो देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। ये चीज़ तो है, तो वही चीज़ को यहाँ पर बोल रहा है। लाइफ के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और वही प्रोसेस को मद्देनज़र हम लोग रख कर हम बता सकते हैं कि वो जो है जीवित है या नहीं जीवित है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर बाय एन ऑर्गेनिज्म। क्या किस तरह के रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा, मतलब ये चीज़ को करने के लिए। तो देखिए, एन ऑर्गेनिज्म यूजेस आउटसाइड रॉ मटेरियल, कोई भी ऑर्गेनिज्म रहे वो आउटसाइड वाले रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करता है, मोस्टली यही देखा जाता है। और वो भी क्या, तो फूड के फॉर्म में और ऑक्सीजन के फॉर्म में लेता है। तो वही वो मटेरियल जो है, फूड हो गया चाहे ऑक्सीजन, वो कहाँ से आया है, आउटसाइड से, हमारे इन्वायरमेंट के आउटसाइड, हमारे इन्वायरमेंट में के जो है उसी से आउटसाइड मटेरियल है, वो सब रॉ मटेरियल है। The raw materials required by an organism can be quite varied depending on the complexity of the organism and its environments। तो ये रॉ मटेरियल जो होता है वो डिपेंड करते हैं उसके कम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पर, ठीक, और उसके इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं। कह रहा है कि व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। क्या प्रोसेस है जिससे हम लोग मानते हैं कि ये ज़रूरी है कि हम अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए ये प्रोसेस करते हैं। तो देखिए, जैसे कि लाइफ प्रोसेसेस में बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेज हैं, जैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, जो हम लोग सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये सब चीज़ करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक जगह से दूसरे जगह फूड का, चाहे हम लोग वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वो हो गया। एक्सक्रेशन हो गया, हमारे बॉडी से कोई बाहर गंदगी निकल रहा, हमारा बॉडी में के अंदर का गंदगी बाहर निकल रहा, वो हो गया। ठीक, या हम कोई ले रहे हैं अपने बॉडी में जो चीज़ का ज़रूरत, तो ये सब प्रोसेस को देखकर हम लोग जो है बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस है हमारे बॉडी में जो होता है, जिसको देखकर हम लोग बता सकते हैं कि ये सब प्रोसेस जो है हमारे लाइफ के लिए, हमारे लाइफ को मेंटेनिंग करने के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है दूसरा वाला देखते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है तो बताना है। देखिए, ऑटो का मतलब होता है खुद से जो करता हो, और हेट्रो का मतलब होता है जो दूसरे पर डिपेंड रहो, अपने से ना करता हो। ठीक ठीक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखिए क्या होता है कि फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज CO2 एंड वाटर। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि फूड जो होता है वो सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से हम लोग लेते हैं बनाकर, ठीक, जैसे CO2 लेते हैं, पानी लेते हैं, ये सब चीज़ लेते हैं। वहीं अगर हम लोग हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखें तो फूड जो है डायरेक्टली हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं, बिना बनाए हुए, बिना उसको कुछ चीज़ किए हुए, डायरेक्ट किसी दूसरे के बॉडी से हम उसको ले लेते हैं। ठीक, जैसे ऑटोट्रॉफिक में प्लांट आता है, हेट्रोट्रॉफिक में एनिमल आता है। प्लांट क्या करेगा, खाना बनाएगा, भोजन बनाएगा सनलाइट की मदद से, ये सब चीज़ की मदद से। ठीक, हम क्या करेंगे, उस प्लांट में से तोड़ के खा लेंगे। तो हम लोग क्या हो गए, ऑटोट्रॉफिक हो गए कि हेट्रोट्रॉफिक, तो हम लोग हेट्रोट्रॉफिक हो गए। ठीक, क्योंकि हम लोग को बना बनाया हुआ मिल रहा है, बस हम लोग को
सिर्फ चाहिए क्या, तो हम लोग को सिर्फ ऑब्टेन करना रहता है, वो चीज़ से डायरेक्टली हम लोग ले लेते हैं, और लेने के बाद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ऑटोट्रॉफ से ले लेने के बाद जो है हम फूड को ब्रोकन डाउन कर देते हैं एंजाइम के मदद से खा लेने के बाद। ठीक, अब देखिए क्या होता है कि ऑटोट्रॉफ में देखिए प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, देखिए आप प्लांटे में ना ग्रीन पिगमेंट रहेगा, एनिमल में तो रहेगा नहीं। तो प्लांट के ही बारे में ऑटोट्रॉफ होता है, प्लांट ही एक है ही जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का है, हम उसको लेते हैं। तो ग्रीन पिगमेंट किस में होता है, प्लांट में। तो प्लांट में ग्रीन पिगमेंट जो रहता है उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, और ये ज़रूरी रहता है एकदम कि रहता ही है उसमें। ठीक, लेकिन हेट्रोट्रॉपिक में क्या है, कोई पिगमेंट नहीं रहता है, कोई भी पिगमेंट नहीं रहता है। जैसे हम लोग के बॉडी में क्या है, कोई पिगमेंट है क्या, नहीं है, प्लांट में न रहेगा। थर्ड में सुनिए, फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग डे टाइम। अब भोजन जो है ना ऑटोट्रॉफिक में, वो डे के समय में जो है भोजन को बनाया जाता है, नाइट में तो बनाएगा नहीं। आप तो सुने होंगे, क्लास 6 से ही पढ़ रहे होंगे कि सनलाइट के मदद से जो है फूड बनता है। तो फूड बनता है सनलाइट के मदद से, तो सनलाइट कब उगता है, कब दिखाई देता है सनलाइट, दिन में। तो दिन में ना बनाएगा। अब कह रहा है कि फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एट ऑल टाइम्स, लेकिन ट्रॉप्स वाला जो है वो कभी भी फूड बना सकता है। ठीक, उसको जब ज़रूरत पड़े तो। हम लोग क्या है, रात में, दिन में, सुबह में, भोर में, जब मन करे तब। हम लोग का कोई सन से मतलब नहीं है। प्लांट को डायरेक्ट मतलब है, क्योंकि प्लांट बनाएगा, और हमको पौधा से मतलब है, प्लांट से हमको मतलब है, और प्लांट को सनलाइट से मतलब है। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। करा कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको इस तरह के न्यूट्रिशन की न्यूट्रिशन उसमें होता है। लेकिन एनिमल में देखिए, जितने भी एनिमल हैं, या फंजाई है या फंगी बोलिए उसको, ठीक, उसमें यह सब की दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन रहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रहते हैं। और प्लांट में क्या रहता है, ऑटोट्रॉपिक, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन रहते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कह रहा है कि वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कह रहा है कि कहाँ प्लांट को जो है एक रॉ मटेरियल का रिक्वायर करना रहता है, वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, मतलब बनाता है। ठीक, तो देखिए प्लांट जो होता है ना, उसका रॉ मटेरियल जो होता है फोटोसिंथेसिस के से ही रिक्वायर्ड होता है। ठीक, अब रॉ मटेरियल जैसे CO2 इंटर करेगा एटमॉस्फेयर से स्टोमाटा के थ्रू। ठीक, वाटर एब्जॉर्ब करेगा मिट्टी से, प्लांट रूट के द्वारा जाएगा। सनलाइट लेगा, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो फूड को बनाते हैं, फूड का मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक, क्लोरोफिल जो है अब्जॉर्ब, क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और भी दूसरे ऐसे ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के जो ये कर लेते हैं, करने के बाद जो है वो हम लोग को ये सब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस से करके हमको जो है उससे डायरेक्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टोमक। हमारा क्या रोल होता है पेट में, एसिड जब हमारे पेट में होता है तो उसका क्या रोल है, उसका क्या काम है, क्यों वो एसिड रहता है हमारे पेट में। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है HCl, ऐसा एसिड है, खतरनाक एसिड है, अगर उसको छू दीजिएगा तो हाथ जल जाएगा। वो एसिड जो है हमारे स्टोमक में प्रेजेंट रहता है। ठीक, आप कहो कि पेट में कैसे वो स्टोमक में रहता है, पेट नहीं जलता होगा। तो देखिए वो जो है एक प्रोटेक्टिव लेयर से बना हुआ है, और वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है जिसको म्यूकस हम लोग बोलते हैं, वही म्यूकस के कारण जो है बना हुआ एक लेयर की तरह, ठीक, जो चारों तरफ से बना हुआ, और वो लेयर बहुत ही मजबूत रहता है जो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा नहीं। ठीक, और वही लेयर में जो है एसिड रहता है जिसके कारण से हमको कोई जला हुआ, कोरेसिव इस तरह का फील नहीं होता है। एसिडिटी होता है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे पेट में रहता है,
उसमें बहुत सारे फूड के टुकड़े गए हुए रहते हैं और बहुत सारे फूड के टुकड़े जाते हैं तो उसमें बहुत सारे एक एसिडिक मीडियम को क्रिएट कर लेता है। क्योंकि फूड है तो सिंपल सी बात है, कोई खट्टा चीज़ खाएंगे एसिडिक वाला चीज़ तो उसमें एसिड होगा, बेस वाला चीज़ खाएंगे तो बेस होगा। तो उसी तरह से कुछ ऐसे फूड होते हैं जिसमें एसिडिक मीडियम को होते हैं, वो हमारे पेट में जाएंगे और वो एसिड के पास जाएगा। तो इस एसिडिक मीडियम से क्या हुआ कि इंजाइम जो होगा जिसको पेप्सिनोजेन बोला जाता है, वो इंजाइम जो है पेप्सिन से कन्वर्ट करके मतलब कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन से। और प्रोटीन ये सब क्या करता है कि एंजाइम को जो है डाइजेस्टिंग करने लगता है, जिसके कारण यही सब कारण होता है हमारे पेट में, बाकी कुछ नहीं। देखिए हमारे पेट में जो HCl रहता है, फिर लिपिड रहता है, फिर हमारे पेट में जो है पेप्सिन रहता है जो प्रोटीन ये सब जो पेप्सिनोजेल को ये सब को डाइजेस्ट करता है। ठीक, प्रोटीन ये सब को डाइजेस्ट करता है। फिर हम लोग के पेट में जो है अलग अलग तरह के जो दूध को करता है। ठीक, फिर और भी कुछ बहुत सारे ऐसे चीज़ रहते हैं जो एंजाइम हमारे पेट में रहते हैं जो ये सबको डाइजेस्ट करने के लिए रहता है। ठीक है, तो मेन पर्पस यही है हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होने का कि वो फूड को टुकड़ा टुकड़ा जो किया हुआ फूड है उसको जो है उसके एसिडिक मीडियम को जो है मीडियम होने से जो है वो सबको क्या करे कि डाइजेस्ट करवाए, बाकी और कुछ नहीं। एक सिंपल कॉम्प्लेक्स फूड से एक सिंपल फूड में कर दे, बाकी उसका कोई काम नहीं है हमारे पेट में। वही जब एसिडिक मीडियम हमारे पेट में ज़्यादा हो जाता है तो एसिडिटी बन जाता है, जिसके लिए हम लोग इनो पीते हैं, जिसके लिए हम कभी कभी कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं, बहुत ऐसा चीज़ पी लेते हैं। ठीक, तो देखिए इनो इसलिए पीते हैं क्योंकि इनो जो होता है बेस होता है, और जब बेस जाएगा एसिड के पास तो क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इससे पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं एसिड एंड बेस वाले में। तो यही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या काम रहता है? तो डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या रहेगा, यही कि बहुत सारे जो एमाइलेज है, लिपेज है, पेप्सिन है, ट्राइप्सिन है, बहुत सारे ऐसे हैं, ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम रहते हैं। ये सब क्या करते हैं कि ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को, जो है वो तोड़ तोड़ कर सिंपल कॉम्प्लेक्स में सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल में इनका यही काम रहता है, बाकी और कुछ नहीं। और सिंपल पार्टिकल जो होते हैं आसानी से अब एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो ब्लड के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ठीक, ब्लड के द्वारा बॉडी के सभी सेल में चला जाएगा। तो यही काम रहता है डाइजेस्टिव एंजाइम का। कह रहा कि हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। कैसे मैंने कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है डिजाइन किया हुआ है कि वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है। देखिए तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसमें बहुत सारे मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर्स लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको हम लोग विली कहते हैं या विलाई जिसको बोला जाता है। ठीक, तो ये क्या करता है, बहुत ही छोटे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनने लगते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर समझिए। ठीक, और वो क्या होता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक, और वो क्या करेगा कि वो जो विली है या विलाई जिसको बोला जाता है, वो जो है इंक्रीज करना शुरू कर देता है, ज़्यादा इफ़िशियंट हो जाता है फूड को एब्जॉर्ब करने में। सरफेस एरिया पर जो ये बढ़ते चला जाता है, जिससे क्या हुआ कि वो फूड को ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए इफ़िशियंट वो हो जाता है। ठीक, तो विद इन दिस वेली मैनी ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट that absorb to digested food and carry it to the blood stream। अब विली क्या करेगा कि बहुत सारे ऐसे ब्लड वेसल जो होते हैं प्रेजेंट, वो सबको क्या करेगा कि वो सबके पास जो है कैरी करवा देगा, ब्लड स्ट्रीम के पास भेज देता है। कि कैसे, तो देखिए क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब किए हुए रहते हैं उस सब में से जो भी निकलता है उस सबको ब्लड वेसल के द्वारा, उसमें प्रेजेंट रहता ब्लड वेसल उसके द्वारा जो है कैरी करवा देता है ब्लड स्ट्रीम में,
चला जाता है। ठीक, यही काम करवाता है, विली का यही काम रहता है। देखिए, फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द एब्जॉर्ब्ड फूड इज डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब क्या करेगा कि ब्लड स्ट्रीम से जब वो गया तो जितने भी फूड एब्जॉर्ब किए हुए हैं वो सबको एक हर एक फूड में का जो एब्जॉर्ब किया हुआ वो सबको जो है बॉडी के सेल सभी सेलों के पास जो है भेज देता है। इस तरह के एक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लैक्टियल बोलते हैं और इसको ब्लड वेसल बोलते हैं। ठीक, यही वायरस का पिक्चर है जिसको विली बोला जाता है। फिर देखिए दूसरे क्वेश्चन नंबर 1 में है, दूसरे पेज का करा कि व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विथ रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। करा कि क्या एडवांटेजेस हैं जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो दोनों में जो ऑक्सीजन के लिए जो रेस्पिरेशन रहता है वो चीज़ को रिगार्ड एक दूसरे के साथ में करके बताना है। मतलब बताना यही है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, जो पानी में के और जो ज़मीन पर के जो जानवर रहते हैं उसमें क्या मतलब कि क्या उसका रेस्पिरेशन करने का तरीका रहता है वो चीज़ को समझाना है। ठीक, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो है वो टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। जो ज़मीन ये सब पर रह रहा है वो क्या करेगा कि ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से ले लेगा। अब वही एक्वेटिक एनिमल जो है उसको जो है ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर में अगर प्रेजेंट रहेगा तो उसको यूटिलाइज करके लेगा वो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं। ठीक, लेकिन वो यूटिलाइज करके लेगा, उसमें से ऑक्सीजनों के चुन के लेगा। जैसे वाटर में क्या है, हाइड्रोजनों रहेगा ऑक्सीजनों रहेगा, लेकिन वो जो है ऑक्सीजन को उसमें से लेगा, हाइड्रोजन को नहीं लेगा। और हम क्या करेंगे, हम लोग को ऑक्सीजन है तो डायरेक्ट हम लोग ऑक्सीजन खींचेंगे। ठीक, तो एयर कंटेंस मोर O2 एज कम्पेयर टू वाटर। और वाटर के कंपेयर में एयर जो होता है ज़्यादा O2 को कंटेन करता है। अब सिंस द कंटेंट ऑफ O2 इन एयर इज हाई, अब हवा में देखिए O2 तो ज़्यादा है, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डू नॉट हैव टू ब्रेथ फास्टर टू गेट मोर ऑक्सीजन। तो वो ज़्यादा मतलब कि तेज़ी से सांस नहीं लेते हैं कि ज़्यादा ऑक्सीजन को मिले। ठीक, देयरफॉर अनलाइक एक्वेटिक एनिमल, अगर वही उसी तरह से अगर देखा जाए एक्वेटिक एनिमल में तो हम लोगों का उल्टा होता है उनमें। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो है उसका सो वेरियस एडाप्टेशन फॉर बेटर गैसियस एक्सचेंज। अब इसका बहुत ही अलग अलग तरह से सभी का एडेप्टेशन है। ठीक, तो अलग अलग तरह से उनका जो है गैसियस एक्सचेंज भी होता होगा जिस तरह से उनको ज़रूरत पड़े, तो ये होता है। अब देखिए करा कि क्वेश्चन नंबर 2 में कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। क्या तरीका है जिससे ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जा सके और वो ऑक्सीडाइज करने से वो जो है एनर्जी को अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस कर सके। ठीक, वो चीज़ को समझिए। तो ग्लूकोज पहले तो क्या करेगा कि पहले तो ब्रोकन कर देगा, पहले तो वो ब्रेक डाउन करेगा। ठीक, जितने भी सेल के साइटोप्लाज्म में जो है वो सबको ब्रेक डाउन करेगा। कार्बन के मॉलिक्यूल जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल से वो सबको उस सब चीज़ में कर देगा, कार्बन पायराइट में कर देगा, कार्बन को जो है पायरुवेट में कर देगा। ठीक, 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो होता है उसको पायरुवेट बोला जाता है। ठीक, तो क्या करेगा, जितने भी ग्लूकोज है वो सबको जो है ब्रोकन डाउन करेगा सेल में, और करने के बाद जो है वो पायरुवेट में कर देगा। ठीक, पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स में हो जाएगा। ठीक, अब ये होने के कारण क्या हुआ कि पायरुवेट जो होता है वो ब्रोके डाउन कर देगा अलग अलग तरह से, जिस तरह से एनर्जी को प्रोवाइड करना होगा उस तरह से वो अलग अलग तरीक़ा से कर देगा। अब ये ब्रेक डाउन जब ग्लूकोज के द्वारा अलग अलग तरह से पाथवे से होता है। अब जैसे देखिए यहाँ समझिए बढ़िया से, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को क्या करेगा कि 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में तोड़ेगा। ठीक, मतलब कि पायरुवेट प्लस एनर्जी देगा।
ठीक, ये करेगा, ग्लूकोज टूट करके आएगा पायरुवेट और एनर्जी को प्रोवाइड करेगा, दो चीज़ देगा, ग्लूकोज से निकल के आएगा। अब वो दो चीज़ से निकल के जो आएगा, अब वो अलग अलग तरह से जाएगा। जैसे देखिए ईस्ट में क्या होगा, तो ईस्ट में जो है इथानॉल और CO2 और साथ में एनर्जी चला जाएगा। ईस्ट जो रहता है उसमें क्या चला जाएगा, इथानॉल और CO2 और एनर्जी चला जाएगा। वही अगर ह्यूमन के मसल्स वाले सेल में देखा जाए तो ह्यूमन क्या करेगा, उससे जो है लैक्टिक एसिड को ले लेगा और एनर्जी को ले लेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में देखिएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करेगा कि CO2 और वाटर और एनर्जी तीनों के ले लेगा। ठीक, एनर्जी तीनों लेता है, ईस्टो लेगा, ह्यूमनो मसल्स लेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी लेगा। ठीक, इथेनॉल CO2 लेगा और माइटोकॉन्ड्रिया CO2 लेगा। ठीक, बाकी माइटोकॉन्ड्रिया वाटर लेगा, उसके बाद वो लैक्टिक एसिड लेगा जो ह्यूमन में रहेगा, और ईस्ट में जो है इथेनॉल ले लेता है उसके जगह पर। तो ये होता है। तो ईस्ट और ह्यूमन मसल्स ये सब क्या करता है कि ब्रेक डाउन कर देता है, पायरुवेट का जो है ब्रेक डाउन कर देता है, और वो भी ऑक्सीजन के अब्सेंस में करता है, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया में जो है मतलब कि पायरुवेट जो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने से यह होता है, समझ जाइए। तो यही चीज़ होता है, इसको याद रख लीजिए, इसको नहीं भी लिख के खाली इतना डायग्राम बना दीजिएगा, पक्का फूल में फूल मिलेगा, एकदम निश्चित है। ये डायग्राम इसी के लिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्ट करता है, वो चीज़ को बताना है। तो वो चीज़ को बताना है तो देखिए बताते हैं। सबसे पहले हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवा देता है, एक जगह से दूसरा जगह भेज दे रहा है, और भेज देगा सभी बॉडी के सेल के पास। अब बॉडी के सेल के पास भेजने के बाद क्या करेगा कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए वो भेजता है, और ये होने के कारण, ठीक, ये होने के बाद ठीक क्या होगा कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो पिगमेंट है एक तरह से। हीमोग्लोबिन क्या है, पिगमेंट है एक तरह से, और ये पिगमेंट प्रेजेंट होने के कारण ब्लड जो होता है वो जो है 4 O2 के मॉलिक्यूल्स के साथ जो है जुड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण से सांस ले लेता है, जिसके कारण से सांस लेता है। अब ये क्या करेगा कि ऑक्सीजन चल गया है हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन जो है कहाँ चल गया, ऑक्सीजन के पास, 4 गो O2 के मॉलिक्यूल्स के पास चल गया, मतलब वो क्या हो गया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के पास गया, तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल गया, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन मिल गया तो क्या हो गया, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या पड़ गया नाम, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन होने के बाद अब देखिए कि ब्लड जो है अब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, अब क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन मिल गया है तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, वो प्योर ब्लड हो जाएगा। वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी के सभी सेल के पास चल जाएगा, हर्ट के द्वारा सभी बॉडी के पार्ट में चला जाएगा। और जाने के बाद क्या होगा कि जितने भी O2 को मैंने दिया गया है, भेजा गया है ब्लड सेल में, तो वो ब्लड सेल से CO2 भी आएगा, CO2 भी आएगा। तो CO2 आएगा तो वो क्या करेगा कि एंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन करेगा, मतलब कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो होगा उसका एंड प्रोडक्ट होगा। ठीक, तो मतलब कि CO2 जो रहेगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। अगर जाके वो उसमें मिल गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाके CO2 भी मिल गया तो क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया मतलब कि इम्प्योर ब्लड हो गया, प्योर ब्लड नहीं है, इम्प्योर ब्लड हो गया, खराब ब्लड। अब ये जाने के बाद जो है इम्प्योर ब्लड हो जाने के बाद जो है हमारे बॉडी में अच्छा नहीं रहेगा। अब अच्छा नहीं रहेगा तो देखिए कह रहा है कि सिंस हीमोग्लोबिन पिगमेंट हैज लेस एफिनिटी फॉर CO2 इज मेनली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व्ड फॉर्म। अब देखिए हीमोग्लोबिन में जो है जो पिगमेंट है वो बहुत ही कम मतलब CO2 के लिए अफिनिटी होता है। अब CO2 उसमें गया है इसलिए मेनली जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, उसके साथ CO2 भी चला जाएगा। ठीक, मिल गया है तो
ठीक, अब मिल गया तो CO2 जब जाएगा तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, तो क्या देगा, CO2 देगा। अब CO2 देगा तो लंग्स के एल्यूविली के पास जाएगा, और जाने के बाद जो है O2 को फिर रिटर्न कर देगा। यही काम करता है, बाकी कुछ नहीं। अब इस फिगर को देखिए जरा, इस फिगर में जो दिया हुआ है ब्लड फ्लो, ब्लड का फ्लो जो है देखिए कैसे हो रहा है, और उसके बाद उसमें CO2 है, O2 है, ठीक। फिर एयर वाल जो दिया हुआ है, वाल ऑफ एयर सैक, जिसमें हवा रहता है, हवा वाला जो थैली है वो दिया हुआ है। फिर रेड ब्लड सेल का दिया हुआ है कि ये रेड ब्लड सेल, होमोग्लोबिन, ये सब सत्य हो रहा है। तो ये फिगर होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 और CO2 इन ब्लड। ये फिगर को बढ़िया से देख लीजिए। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि हाउ आर द लंग्स डिजाइंड इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। कैसे लंग्स का डिजाइन किया गया है ह्यूमन बींग्स में कि वो मैक्सिमाइज एरिया जो है वो गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए किया गया है, तो वो चीज़ को बताना है। तो देखिए, एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज दैट सराउंड द एल्वेलीज एंड द गैसेस प्रेजेंट इन द एल्वेलीज। अब देखिए, जो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक, और ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो हो रहा है वो चीज़ को दिखाया है। अब ब्लड कैपिलरीज के बीच में हो रहा है और गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। तो कैपिलरीज जो होता है वो चारों तरफ एक फिंगर की तरफ चारों तरफ कनेक्ट माने रहता है ब्लड के साथ, ठीक। अब इसमें जो है कह रहा है कि वो जो है घिरा हुआ है एलुवेली अलवेली, और जो है गैस जो प्रेजेंट है उसमें के एलुवेली के साथ वो जो है घिरा हुआ है, और वो ब्लड कैपिलरी के साथ घिरा हुआ है एलुवेली में। तो वो चीज़ को बता रहा है, और कह रहा है कि एलुवेली जो होता है वो एक साइट है जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस का एक्सचेंज के लिए होता है वो। अब लंग्स को कह रहा है कि लंग्स गेट फिल्ड अप विथ एयर। अब देखिए लंग्स क्या करेगा, जब गैसेज ये सब का एक्सचेंज होगा तब लंग्स क्या करेगा, उसमें हवा भर जाएगा, साथ में एयर भर जाएगा। अब ये प्रोसेस के कारण हवा भर जाता है, क्योंकि इनहालेशन अगर होगा तो सांस अंदर लेगा तो लंग्स क्या करेगा, फूल जाएगा, और जब लंग्स फूल जाएगा तो रिब ये सब जो है ऊपर थोड़ा सा लिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, और डायफ्राम जो होता है वो भी फ्लैटेंड हो जाएगा। तो वो चीज़ को कह रहा है। और एयर जो होता है वो अंदर का जो एयर है लंग्स के साथ, ठीक, वो थोड़ा सा रस्ट कर देता है, थोड़ा सा एयर जाने के कारण जो है अंदर में का जो लंग्स रहता है उसको रस्ट कर देता है, जिससे बहुत सारे जो एल्वेली होते हैं प्रेजेंट हमारे लंग्स में, तो वो हर एक लंग्स जो होता है कम से कम नहीं भी तो वो 300 से लेके 350 मिलियन एल्वेली होते हैं हमारे हर एक जो लंग्स है उसके पास। अब वो जो है बहुत सारे एल्वेली होने के कारण सरफेस एरिया को बढ़ा देगा, क्योंकि गैसेज एक्सचेंज के लिए बढ़ा देगा, तभी ना गैस एक्सचेंज कर पाएगा। तो गैस एक्सचेंज करने के लिए वो सरफेस एरिया को बढ़ाएगा, तो जिससे वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से वो ज़्यादा इफ़िशियंट हो जाएगा एक्सचेंज करने के लिए गैसेस को। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स इन ह्यूमन बींग्स, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट। कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या कंपोनेंट है ह्यूमन बींग्स में, और क्या काम होता है उस कंपोनेंट का। तो देखिए मेन कंपोनेंट जो होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ह्यूमन बींग्स में, वो हार्ट होता है, ब्लड होता है, ब्लड के वेसल होता है, बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक। हार्ट क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से जो है पंप करता है, क्या करता है, पंप करता है।
और वो जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर लेता है। ठीक, और अलग अलग तरह के बॉडी पार्ट से जो है सभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है रिसीव कर लेता है। उसके बाद इम्प्योर ब्लड जो है उसको भेज देता है लंग्स के पास कि ऑक्सीजनेशन उसका हो सके, उसका क्या हो सके, ऑक्सीजनेशन हो सके, वो फिर से जो है प्योर ब्लड बन सके, उसमें से जो है प्योर ब्लड बन सके, ऑक्सीजनेशन होके लंग्स के पास भेज देता है। अब देखिए कह रहा है कि बीइंग अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अब फ्लड बोल रहे हैं, फ्लूइड जो होता है कनेक्टिव टिश्यू वो ब्लड होता है। ठीक, ब्लड को बोला जाता है क्योंकि ये फ्लूइड है और ये एक तरह से कनेक्टिव टिश्यू सभी ऑर्गन्स के साथ में जुड़ा हुआ भी है। तो ये हेल्प करता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने में, भेजने में एक जगह से दूसरे जगह। ठीक, और न्यूट्रिएंट को भी भेजने में। ठीक, ब्लड से होते हुए CO2 को भी, और बहुत सारे ऐसे नाइट्रोजनस वेस्टेज हैं, वेस्ट से वो सब को ब्लड के साथ में, तो वो चीज़ को करवाता है ब्लड। अब ब्लड वेसल का काम क्या है, तो देखिए ब्लड वेसल में 3 होता है, 3 तरह के वेसल होते हैं। एक आर्टरीज होता है, एक वेन्स होता है, एक कैपिलरीज होता है। ठीक है, कैपिलरी जो रहता है फिंगर जैसे एक पट्टी से जो है एक तरफ से आ रहा है आर्टरीज वाला वेन्स, और एक तरफ से आर्टरीज आ रहा है और एक तरफ से वेन्स आ रहा है, और उसके दोनों के एंड में कैपिलरीज होते हैं। और ये फिंगर जैसे देखिए ई हाथ में फिंगर है और ई हाथ से ई हाथ में फिंगर है, और दोनों फिंगर को कनेक्ट कर दिया, वैसे ही कैपिलरी जो है कनेक्ट रहता है। ठीक, जिससे वो जो है क्या करता है कि ब्लड ये सब को जो है कैरी करके लाता है और वहाँ से जो है हार्ट के पास भेज देता है, और वहाँ से फिर और अलग अलग ऑर्गन्स के पास जाता है, और फिर अलग अलग ऑर्गन्स से जो है बैक होकर फिर हार्ट के पास आ जाता है। तो यही चीज़ होता है, कैपिलरी से कनेक्ट किया हुआ है, एक आर्टरी को और एक वेन्स को, दोनों को कनेक्ट किया, उसको हम कैपिलरीज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा कि वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। क्यों ये जरूरी होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैमल्स या बर्ड्स में सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। तो देखिए वार में ब्लडेड एनिमल जो ऐसे बर्ड हो गया, मैमल हो गया, ये सब जो है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन सब का रहता है। अब देखिए वार में ब्लडेड एनिमल जो है जैसे बर्ड हो गया, मैमल्स हो गया, ये सब जो हैं वार में ब्लडेड एनिमल हैं, समझ गए। और ये सब का जो बॉडी टेम्परेचर रहता है ना वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सबका एक ही कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहता है, जिसके कारण से क्या होता है कि कूलिंग देम सेल्फ, उनको मतलब कि उससे खुद के कूलिंग मतलब मिलता है, समझ गए। आज जब वे हॉट इन्वायरमेंट में होते हैं तो गर्म वाला जो बॉडी उनका होता है उसके द्वारा उनको जो है वो चीज़ मिल पाता है। जब वे ज़्यादा इन्वायरमेंट में कूलर हो जाते हैं, ज़्यादा वो इन्वायरमेंट में ठंडा हो जाते हैं, उनका बॉडी टेम्परेचर लो हो जाता है, तब अब ये सब एनिमल जो है ये सबको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है, समझ गए। और ज़्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन भी ये सब के अंदर होता है। अब ये सब होने के बाद जो है वे लोग जो है ज़्यादा एनर्जी को जो है प्रोड्यूस करते हैं, जिससे उनके बॉडी टेम्परेचर में मेंटेन हो सके। ठीक, और इसीलिए ये ज़रूरी होता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग सेपरेट करके मतलब कि रखा जाता है, सो डैट दियर सर्कुलेटरी सिस्टम इज मोर एफिशिएंट। तो इसके जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ज़्यादा इफ़िशियंट होते हैं कि वो बॉडी के जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकें।
क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट्स। क्या कंपोनेंट है जिससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का क्या कंपोनेंट है जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट में होता है, वो चीज़ को बताना है। तो देखिए हाईली ऑर्गेनाइज्ड जो प्लांट होता है उसमें दो तरह के कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। क्या होता है? दो तरह के कंडक्टिव टिश्यू होते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम जो है वाटर को भेजता है और साथ में मिनरल को भी भेजता है मिट्टी से। ठीक, मिट्टी से मतलब रूट के द्वारा उसका जो है मिट्टी से जो रूट मिट्टी में गया है उसके द्वारा वाटर भी वो ले जाता है साथ में, और उसके साथ में मिनरल भी ले जाएगा, और ये सभी रेस्ट ऑफ द प्लांट के पास भेज देता है। और फ्लोएम में क्या करता है कि फूड जो बनता है ना लीफ में, वहाँ से बॉडी के हर एक पार्ट में फूड को भेजता है। यही काम करता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक, इसलिए जो है हाईली ऑर्गेनाइज्ड प्लांट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है कि हाउ आर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। कैसे वाटर और मिनरल जो है प्लांट में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू, जिसको ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ऑफ रूट्स कहा जाता है, जिसको जाइलम टिश्यू का जो कंपोनेंट रहता है उसको ट्रैकिड या वेसल जो रहता है रूट का उसको कहते हैं, या स्टेम को या लीफ को कहते हैं, क्योंकि ये जो है इंटरकनेक्टेड होता है। ये कंटिन्यूअस जो वाटर कंडक्टिव चैनल्स हैं, जिस कैनल्स बोलेंगे इसको, उसके साथ जो है ये इंटरकनेक्टेड रहता है। ठीक, उससे जो है इंटरकनेक्टेड रहता है, जिसके कारण से वो बॉडी के प्लांट के जो बॉडी पार्ट्स है वो माने कि प्लांट का जो पार्ट्स है वो सबके पास जो है पहुंचा पाता है। और ट्रांसपीरेशन जो क्रिएट होता है ये सक्शन प्रेशर से जो है क्रिएट होता है। ट्रांसपीरेशन किससे क्रिएट होता है? सक्शन प्रेशर से। वो जो अपने तरफ खींचता है ना, वो प्रेशर जो लगाता है उसके कारण से उसके अंदर जो ट्रांसपीरेशन क्रिएट होता है। अब फिर उसके बाद जो रिजल्ट देखने को मिलता है, तो यही रिजल्ट देखने को मिलता है कि वाटर जो है उसको पूरे फोर्स से जाइलम के जो रूट का जो सेल है उसके द्वारा जो है खींचा गया है। उस सेल का वो रूट वाला जो है पार्ट, उससे जो है जाइलम जो है वाटर को पूरे फोर्स के साथ खींचा है, ये चीज़ देखने को मिलता है। तब जो है वो स्टेडी मूवमेंट करते हुए वाटर को जो एकदम सीधे खींचते हुए वाटर को जो है रूट के जाइलम से जो है खींचते हुए पानी को एकदम मूवमेंट करवाते हुए प्लांट के हर एक पार्ट में भेज देता है, क्योंकि वाटर कनेक्टिंग कैनल्स बना हुआ है, एक तरह से चैनल्स बना हुआ है, और जिससे वो सभी के पास भेज पाता है। इसको कहते हैं पीट, इसको कहते हैं वेसल एलिमेंट, इसको कहते हैं ट्रैकिड्स, इसको कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा सेल। देख लीजिए इस फिगर को, ये है कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू का। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। कैसे फूड जो है प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है वो चीज़ को बताना है। तो देखिए फूड जो हम पहले भी बता चुके हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन जो आया था उसमें बताए थे कि फ्लोएम के द्वारा जो है फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो एकदम सही है, फ्लोएम के द्वारा जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है फूड मटेरियल को लीफ से अलग अलग प्लांट के बॉडी पार्ट्स में। और वो जो है फूड का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्लोएम के द्वारा, तो जो है एनर्जी को एटीपी से जो है एनर्जी को यूटिलाइजिंग कर लेता है। ठीक, एटीपी से एटीपी जो होता है उससे एनर्जी को
यूटिलाइजिंग कर लेता है। एटीपी का होता है पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको पावर ऑफ द हाउस बोला जाता है। तो एटीपी से जो है एनर्जी को यूटिलाइजिंग कर लेता है, और जिससे क्या होता है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर से टिश्यू को एकदम इंक्रीज करते हुए वाटर के मूवमेंट से जो है करवाते हुए एकदम लेते चला जाता है। ठीक, क्या करता है कि मटेरियल इन द फ्लोइम टू द टिश्यू विच, आप देखिए क्या कर रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इन द टिश्यू में जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीजेस काउजिंग वाटर टू मूव इन टू इट। वो क्या कर लेता है, वाटर को एकदम वहाँ से चलाते हुए लेकर चला जाता है। और ये प्रेशर होने के कारण जो है मटेरियल का मूव होता है, मूवमेंट होता है, मूव कर जाता है वहाँ से मटेरियल। ठीक, अब फ्लोएम जो है तब जाके टिश्यू, फ्लोएम जो है, फ्लोएम में जो है तब जाके वो लेस प्रेशर लगता है, कम प्रेशर लगता है। ठीक है, तो वो कम प्रेशर लगता है जिसके कारण से वो जो है सभी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो सबके पास पहुंचा देता है। पहुंचाने के बाद क्या होता है कि ये तब जाके ये जो है हेल्पफुल हो जाता है क्या चीज़ करने में, तो मूविंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द प्लांट। जिस प्लांट के पार्ट को ज़रूरत रहता है कि फूड का, वो उसके लिए ये हेल्पफुल रहता है, क्योंकि ये सभी के पास फूड पहुंचा देता है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में देखिए फूड मटेरियल, ठीक, सुक्रोज, ये सबको जो है फ्लोएम टिश्यू के द्वारा जो है एटीपी के एनर्जी के प्रयोग से जो है किया जाता है। एटीपी के एनर्जी के हेल्प से जो है होता है। मतलब ये कहना यही चाह रहा है ना कि जो ये फूड ये सबको दिया तो वहाँ पर एनर्जी क्या करेगा, एटीपी के जो है वहाँ से एनर्जी का यूटिलाइज कर लेगा। एटीपी के एनर्जी का यूटिलाइज कर लेगा तो वो क्या करेगा कि फ्लोएम टिश्यू के जो है यूजिंग से एटीपी एनर्जी जो है बन जाएगा। यही चीज़ को कह रहा है। अब इसको जो कहते हैं सिव प्लेट कहते हैं, इसको सिव ट्यूब मेम्ब्रेन कहते हैं, मेंबर कहते हैं। ठीक, और इसको जो है कंपेनियन सेल कहा जाता है। और ये जो है फ्लोएम पैरेन्काइमा है। ये जो है फ्लोएम टिश्यू का कंपोनेंट्स हुआ, उसका फिगर। क्वेश्चन नंबर 1 अब दूसरा देखते हैं पेज का। कह रहा है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स के बारे में। नेफ्रॉन्स बहुत अच्छा चीज़ है, इसको देखिए। नेफ्रॉन्स जो होता है ये बेसिक फिल्टरिंग का काम करता है, फिल्टरिंग यूनिट है। जैसे किडनी का जो फिल्टरिंग यूनिट है ना, वही चीज़ को नेफ्रॉन कहा जाता है, समझ गए। और ईच किडनी पोजेस लार्ज नंबर ऑफ नेफ्रॉन, हर एक किडनी जो होता है बहुत ज़्यादा नंबर में जो है नेफ्रॉन को मतलब उसके पास होता है, जिससे जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 से लेकर 1.5 मिलियन तक उसके पास लगभग इतना होने के कारण जो है वो मेन कंपोनेंट जो रहता है नेफ्रॉन का, जिसे ग्लोमेरुलस बोला जाता है। ठीक, मेन कंपोनेंट जो रहता है नेफ्रॉन का उसको क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस बोला जाता है, या बाउसमैन कैप्सूल भी बोला जाता है। और ये जो होता है यही मेन कंपोनेंट रहता है नेफ्रॉन का। और एक लॉन्ग रेनाल ट्यूब्यूल रहता है। ठीक, और वही लॉन्ग रेनाल ट्यूब्यूल से जो है होता है। ये दोनों जो है मेन कंपोनेंट है नेफ्रॉन का, जो हमारे किडनी में होता है। और किडनी में रहता है ये फिल्टरिंग यूनिट रहता है, इसको फिल्टरिंग यूनिट कहा जाता है। हमारा ये जो है बेसिक फिल्टरिंग यूनिट है किडनी का, जिससे हम लोग कोई भी चीज़ को छानने में हमको हेल्प मिलता है, और यही करवाता है। आप देख लीजिए, ये बाउसमैन कैप्सूल है, ये ब्रांच ऑफ रेनाल अर्टरी है, रेनाल अर्टरी, फिर ग्लोमेरुलस है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन है। ये जो एक डंडा की तरह दिख रहा है इसको कलेक्शन डक्ट कहते हैं। और ये जो यहाँ पर है ये लूप ऑफ
हैनल बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, स्ट्रक्चर हो गया नेफ्रॉन का। काम क्या होता है नेफ्रॉन का, ये देख लीजिए। ब्लड जो है जब किडनी के अंदर जाता है रेनाल अर्टरी के थ्रू, तो ब्रांच करेक्ट, तो क्या होता है कि विच ब्रांचेज इनटू मैनी कैपिलरीज एसोसिएटेड विथ ग्लोमेरुलस, तो जिसके साथ जो है बहुत सारे ब्रांचेज जो होते हैं कैपिलरी का, वो ग्लोमेरुलस के साथ जो है जुड़े हुए रहते हैं। ठीक, तो जुड़े हुए रहते हैं तो क्या होता है कि वाटर और सोल्यूट जो होते हैं वो ट्रांसफर्ड कर जाता है नेफ्रॉन से, और वो भी कहाँ, बॉसमैन कैप्सूल के पास, जिससे क्या होता है कि प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल जो होता है वो कुछ सब्सटेंसेस को, जैसे कि एम्यूनो एसिड, ग्लूकोज, साल्ट, ये सबको सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब कर लेता है, और अनवांटेड मॉलिक्यूल जो रहता है, ठीक, उसको ऐड कर लेता है यूरिन में। यूरिन में मतलब पेशाब जिसको बोलते हैं, उसमें ऐड कर लेता है। अब जिसके कारण से क्या होगा कि वो जो है फिल्ट्रेट कर लेता है, और फिल्ट्रेट कर लेता है तो करने के बाद वो नीचे की तरफ मूव डाउन हो जाता है, जिससे वो लूप हैनल जो रहता है, लूप हैनल, उसमें मतलब वो चला जाता है, जिससे वो ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जहाँ से पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, और पानी के एब्जॉर्ब ज़्यादा करने से फिर क्या होता है कि जो फिल्ट्रेट हुआ है ऊपर में, वो सब कहाँ चल गया, डिस्टल ट्यूब्यूल में चल जाता है, जिससे फाइनली जो कलेक्टिंग डक्ट जो है, मेरा एक डंडा की तरह जो बोल रहे थे, वो फाइनली जो है कलेक्टिंग डक्ट है, वो अंततः जो कलेक्टिंग डक्ट रहता है उसको ही हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ठीक, और वो कलेक्टिंग डक्ट जो है जितने भी यूरिन से बहुत सारे जो नेफ्रॉन से बहुत सारे जो यूरिन ये सब के जो है वो सबको कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट करने से क्या होता है कि यूरिन बन जाता है, और हर एक किडनी के पास जो है ये लॉन्ग ट्यूब्यूल से होते हुए इंटर कर जाता है, जिसको यूरेटर बोलते हैं। यूरेटरे के थ्रू जो है वो जो है वहाँ पर इंटर कर जाता है, हर एक किडनी के पास इंटर कर जाता है एक लॉन्ग ट्यूब की तरह बनते हुए, और उसी को लॉन्ग ट्यूब को ही हम यूरेटर बोलते हैं। और यूरेटर से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट कर लेता है यूरिनरी ब्लैडर से, तब वो जाके यूरेथ्रा के पास पहुंच जाता है। अब यूरेथ्रा के थ्रू जो है हमारा यूरिन बाहर निकल जाता है, ऐसे होता है प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें कह रहा है कि व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। क्या मेथड है जिसके मदद से, जिसके यूज से जो है हम प्लांट के द्वारा बहुत सारे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को रीड करवा सकें। मतलब कह रहा है कि प्लांट जो होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर को ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो है द्वारा जो है वो रीड कर लेता है, और जिससे बहुत सारे वेस्ट मटेरियल जो रहते हैं वो सब के सब जाके सेल के वैक्यूल जो रहता है उसमें स्टोर होता है, जिसको हम लोग गम कहते हैं या रेसिन कहते हैं, रेसिन भी कहते हैं। स्पेशली ये ओल्ड जाइलम में होता है। ठीक, और वहीं पर जो है स्टोर हो जाता है, और मतलब ये वहीं पर स्टोर हो जाता है, और ये जो वैक्यूल होते हैं, सेल का वैक्यूल, वो कहाँ होते हैं, सेल में होते हैं। तो सेल के वैक्यूल में जो है जाके सब स्टोर हो जाता है। स्टोर हो जाने के से जो है अब ये लीफ में रहता है, तो लीफ के पास जो है जाके स्टोर हो जाएगा, और वहीं से वो जो है बाहर निकल जाता है, हट जाता है। ठीक, ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड, मतलब कि वो अमाउंट बता रहा है कि जिससे यूरिन प्रोड्यूस होता है रेगुलेट होकर, और वो कैसे होता है वो चीज़ को बता रहा है। ठीक, कह रहे कि कैसे अमाउंट ऑफ यूरिन जो है रेगुलेट होकर वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो देखिए, अमाउंट ऑफ यूरिन जो है प्रोड्यूस होता है
सिर्फ वो डिपेंड करता है कि अमाउंट ऑफ एक्सेस वाटर पर, अगर पानी ज़्यादा रहेगा उसी पर वो डिपेंड करता है यूरिन कितना प्रोड्यूस करेगा। और उसके साथ में क्या होता है कि बहुत सारे वेस्ट जो बॉडी में प्रेजेंट वो सब घुल मिल जाते हैं। अब घुल मिल जाएगा तो आप ही सोचिए वो सब उसी के थ्रू जो है बाहर आ जाएगा। तो कह रहा है कि सम अदर फैक्टर सच एज हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड हार्मोन सच एज एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसको एडीएच बोला जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कुछ ऐसे अलग भी फैक्टर होते हैं जैसे कि हैबिटेट जो ऑर्गेनिज्म का एक होता है, और हार्मोन ये सब जो होते हैं जैसे कि हार्मोन में क्या एडीएच हार्मोन, वो सब क्या करता है कि रेगुलेट करवाने में मदद करता है। ठीक, और उसी के मदद से जो है अमाउंट ऑफ यूरिन, जितना अमाउंट ऑफ यूरिन होना चाहिए प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 1 करा कि द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो देखिए ये ना ट्रांसपोर्टेशन होगा, ना रेस्पिरेशन होगा, ना न्यूट्रिशन होगा, एक्सक्रेशन होगा इसका आंसर। ये गंदगी को बाहर निकालता है। क्वेश्चन नंबर 2 में करा कि द जाइलम इन प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, या ये सही है, फर्स्ट में मिल गया। जाइलम जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, ट्रांसपोर्ट करवाता है। फिर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स। अब देखिए ये क्या रिक्वायर करेगा, ऑटोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन रहते हैं उसको क्या चाहिए। तो देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो रहते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट चाहिए, मतलब कि सभी के सभी चाहिए, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि ब्रेक डाउन ऑफ पायरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन। अब देखिए ये कहाँ, मतलब कि आपको नहीं बताए थे फिगर में कि ग्लूकोज से 3 कार्बन जिसको पायरूवेट प्लस एनर्जी देता है, पायरूवेट प्लस एनर्जी से मसल सेल्स में ये रहता है, ईस्ट में ये रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ये रहता है। तो बताए नहीं थे माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वाटर रहता है, एनर्जी रहता है, ये सब चीज़ रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो ये तीनों चीज़ कहाँ रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला ये आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 में करा कि हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। कैसे फैट जो है डाइजेस्ट हो जाते हैं हमारे बॉडीज में, और कहाँ, मतलब कि कैसे, मतलब कि वो प्रोसेस से वो जो है टेक प्लेस कर जाता है, वो चीज़ बताना है। तो फैट जो होते हैं हमारे बॉडी में प्रेजेंट वो एक लार्ज ग्लोब्यूल्स बने हुए रहते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है बनकर। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होता है कि वो जो है सेक्रेशन हो जाता है, उसका सेक्रेशन हो जाता है, वो भी बाइल जूस के फॉर्म में या कोई पेनक्रिएटिक जूस के फॉर्म में। ठीक, और वहीं से, और ये जो है लीवर से मतलब सीक्रेट होकर आए हुआ रहता है, और पैनक्रियाज से जो है पैनक्रिएटिक जूस आया हुआ रहता है, लीवर से सीक्रेट होकर क्या रहता है, बाइल जूस। और बाइल जो रहता है वो साल्ट रहता है। ठीक, लीवर से ही आता है, और ये क्या करता है कि जितने भी लार्ज फैट ग्लोब्यूल है वो सबको ब्रेक डाउन कर देता है, और ब्रेक डाउन करके स्मॉलर ग्लोब्यूल में कर देता है, जिससे पैनक्रिएटिक एंजाइम जो रहता है वो भी क्या करता है कि आसानी से उसको जो है इसका इमल्सिफिकेशन करवा देता है फैट का, और जिससे वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से वो हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में करा कि व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब मुंह में जो सलाइवा रहता है जिसको लार बोला जाता है, बच्चा सबके मुंह से चूते रहता है, गिरते रहता है, तो उसी को बोला जाता है सलाइवा। सलाइवा क्या होता है, तो देखिए सलाइवा जो होता है एक सिक्रेटेड किया हुआ सलाइवरी ग्लैंड से एंजाइम है। ठीक, और ये आप देखिएगा कि जीभ के नीचे वाला पोर्शन में लिक्विड टाइप के रहता है। ठीक, यह क्या करता है कि फूड को आसानी से स्वेलिंग करवाने के लिए, निगलने के लिए उसको मोस्टेन कर देता है। ठीक, मतलब आराम से वो निगल सके।
खाते होंगे ना तो देखते होंगे चप चप करते होंगे, चपर चपर आवाज़ आता है, वो सलाइवा के साथ मिल जाता है। मिलने के बाद जो है वो निगलते हैं हम लोग, तो अंदर जाने में जो स्वेलिंग करवाने में जो है आराम पहुंचता है, नहीं तो गला में ही अटक जाएगा, अंदर जा ही नहीं पाएगा। वही चीज़ करवाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम जो रहता है सलेवरी एमेलाइज जिसको बोला जाता है, उसको कंटेन्स कर लेता है, और जिससे ये ब्रेक डाउन कर देता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करके शुगर में कर देता है सलाइवा जो है, सलाइवा सलेवरी एमेलाइज जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में करा कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट। कह रहा है कि क्या नेसेसरी है कंडीशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए, और क्या मतलब कि इसका प्रोडक्ट के द्वारा किया जाता है। तो सुनिए, इसका बाद ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो जो होता है ना, ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल जो पिगमेंट रहता है वो, और सनलाइट, ये सब की मदद से जो है नेसेसरी एक कंडीशन बनाता है जिससे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरत रहता है ये सब चीज़ का। जिससे वो क्या करता है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट या फूड, ये फूड में जो भी कार्बोहाइड्रेट ये सब रहते हैं, चाहे O2 ये सब जो रहता है, उसको बाई प्रोडक्ट और फोटोसिंथेसिस होने के कारण ये जो है देता है। क्या होता है कि 6CO2 जो रहता है और 6H2O रहता है, वो सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से C6H12 वो 6 + 6O2 बना लेता है। यही करवाता है, बाकी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। देखिए क्या डिफरेंसेज होता है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, कुछ ऐसा डिफरेंसेज बताना है जिससे एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो होता है उसका। तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन सुन लीजिए। तो एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है ये ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में कि जितने भी गैसेज को एक्सचेंज करवाने के लिए जो इन्वॉल्व रहते हैं, उसके बीच में जितने भी ऑर्गेनिज्म और जो भी आउटसाइड के इन्वायरमेंट रहता है उस पर वो मतलब करता है डिपेंड। और एनारोबिक में जो है सिर्फ ये गैस का जो एक्सचेंज होता है वो अब्सेंट रहता है, इसमें होता ही नहीं है। और ये देखिए एरोबिक में जो होता है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रियम ये अकर होते हैं, और ये सिर्फ जो है एनारोबिक ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। और ये जो है एरोबिक में CO2 रिलीज होता है, H2O रिलीज होता है, लेकिन एनारोबिक में जो है कोई प्रोडक्ट वेरी नहीं होता है। ठीक, और ये जो है एरोबिक ये 36 ATP को ईल्ड करता है, और ये जो है 2 ATP सिर्फ ईल्ड करता है। ठीक, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये कुछ वाटर लॉक्ड प्लांटेड से मतलब प्लांटेड में होते हैं, और कुछ पैरेटिक वॉर्म्स होते हैं या एनिमल्स मसल्स होते हैं, या कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें ईस्ट जैसे बोलते हैं उसके उसमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में करा कि हाउ आर द एलवेली डिज़ाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। कैसे एलवेली जो होता है डिज़ाइन किया हुआ है कि उसका मैक्सिमाइज गैसेज एक्सचेंज होते समय वो बढ़ जाता है, वो चीज़ को बताना है। एलवेली का डिज़ाइन बताना है कि वो जब गैस एक्सचेंज करता है तो वो कैसे बड़ा हो जाता है। तो देखिए एलवेली जो होते हैं एक स्मॉल बैलून की तरह होता है उसका स्ट्रक्चर, और ये लंग्स में होते हैं गोल 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 छोटे छोटे। ठीक, और ये वाल जो होता है ना एलवेली का, वो कंसिस्ट होते हैं एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल से, मतलब कि जितने भी नेटवर्क है ना ब्लड वेसल का उसके साथ वो जो है जुड़ा हुआ। और हर एक लंग में नहीं भी तो 300 से लेकर 350 मिलियन एलवेली होते हैं कंटेंट, और ये सब के सब टोटल लगभग नहीं भी तो 700 मिलियन दोनों लंग्स को मिलाकर ये बनाते हैं टोटल। और एलवेलर सरफेस जो है जिसमें एलवेली रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जब वे बाहर में फैलने लगते हैं तो कम से कम नहीं तो लगभग जो है 80 मीटर स्क्वायर एरिया तक वो कवर कर लेता है पूरा, और ये लार्ज सरफेस एरिया बना लेता है, इसीलिए ये गैसेज एक्सचेंज ऑफ मोर एफिशिएंट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर नहीं, पहले एलवेली देखिए गोले गोले छोटा 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 ब्रांच निकला ना, गोले 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 गोले। देखिए यहाँ एलवेली लिखा है, ये छोटा छोटा गोल 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 है, यही एलवेली है। और उसके ऊपर जो है कैपिलरी रहता है, और उसके ऊपर जिससे मतलब वो आया हुआ उसको ब्रैंक्यूल्स बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं।
ये एलिवेरी और कैपिलरीज का फिगर था, इसको देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में करा कि व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंस ऑफ द डिफिशियंसी ऑफ होमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। क्या मतलब कि कंसिक्वेंस होता है जिससे हमारे बॉडी में होमोग्लोबिन की कमी हो जाता है। तो देखिए होमोग्लोबिन का जो रहता है ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है एक तरह से, और ये जो ऑक्सीजन से ट्रांसपोर्ट होकर आता है, ठीक। और ये ब्लड सेल में सभी के पास जो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए चला जाता है, इसलिए उसका डिफिशियंसी जो होता है होमोग्लोबिन के हमारे ब्लड में जो है अफेक्ट करता है, ठीक। ऑक्सीजन को अफेक्ट करवाता है कि उसका सप्लाइंग कैपेसिटी पर अफेक्ट करवाता है। जो ब्लड का सप्लाइंग कैपेसिटी जो होता है उस पर ज़्यादा अफेक्ट करवाता है, ठीक। जिससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का कमी होने लगता है हमारे बॉडी के सेल में, ठीक। अब जैसे पहले जा रहा था अब कम हो जाएगा, तब हम लगेगा नहीं कि हमारे ब्लड में धीरे धीरे अब स्लो होने लगा है, तो लगेगा कि हमारा ब्लड जो है निश्चित है कि अब वहाँ उतना टाइम पर नहीं पहुँच रहा है। तो वही कहा जाता है कि ब्लड का ऑक्सीजन का जो है अब ब्लड का जो है डिफिशियंसी हो गया, ब्लड का डिफिशियंसी, होमोग्लोबिन का डिफिशियंसी बोला जाएगा, ठीक। तो इसीलिए वो जो बीमारी होता है ना ब्लड का जो डिफिशियंसी चाहे होमोग्लोबिन का जो डिफिशियंसी बोला जाता है, तो उसको एनीमिया बोलते हैं, जिसको खून की कमी रहता है ये बोला जाता है। और ये खून की कमी देखिए नहीं होता, एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो होता है ना, जो मेरा प्रॉपर टाइम पर जा रहा था ना वहाँ पर अब अफेक्ट करने लगा, अब वहाँ से नहीं जा रहा प्रॉपर टाइम पर, जिसके कारण से हमको जो वहाँ पहुँच नहीं पा रहा वो चीज़ जहाँ पहुँचना चाहिए एक्यूरेट टाइम पर, क्योंकि वहाँ पर अफेक्ट कर दिया है, पहुँच रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में करा कि डिस्क्राइब डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। डबल सर्कुलेशन जो है ह्यूमन बींग्स में क्यों जरूरी होता है, ये चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो ह्यूमन हार्ट देख लीजिए, ये 4 चैम्बर में बांटा हुआ है, एक राइट एट्रियम, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट एट्रियम, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जब ब्लड का फ्लो होता है हमारे हार्ट में, उसके बारे में पढ़ लेते हैं ज़रा। देखिए कह रहा है कि हार्ट जो होता है वो सुपीरियर और इन्फेरियर एक वेना कावा होता है, ठीक। जो क्या करता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है अपर और लोअर रीजन से बॉडी के कैरी करवाता है, ठीक। और सप्लाई मतलब करवाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम जो हार्ट का रहता है उससे, उसमें वो चीज़ होता है, बाकी कोई चीज़ नहीं होता। ये देख लीजिए बॉडी पार्ट है हार्ट का, ये चीज़ देख लीजिए, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ऑर्टा, वेना कावा, अपर बॉडी, इस सब चीज़, पलमबरी आर्टरी, राइट, फिर जाके ये सब चीज़ देख लीजिए। ये जो आप देखते हैं ज़रा फ्लो ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन हार्ट कैसे फ्लो करता है। तो देखिए राइट एट्रियम जो रहता है बहुत ही वहाँ से कंट्रैक्ट होते हुए और पास करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल के थ्रू से, जिसको हम लोग एक ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर बोलते हैं, ठीक। तब क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल जो रहता है वो कंट्रैक्ट रहता है जिस और पास करता है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो भी कहाँ, तो ये दोनों जो पल्मोनरी आर्टरी है उसमें। तो वहाँ से वो क्या करेगा कि पंप करना शुरू कर देगा, और जब वो पंप करना शुरू करेगा तो हमारा लंग्स जो रहता है जहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है, तो वहाँ से लंग जो है पल्मोनरी वेन से ट्रांसपोर्ट होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट आर्टेरियम जो रहता है हार्ट के वहाँ तक जाएगा, वहाँ से जाएगा। तब लेफ्ट आर्टेरियम जो कंट्रैक्ट हो जाता है तो और वहाँ से जो ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर अपर्चर है वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये देखिए ब्लड पास कर रहा है ओरेटा में, और ओरेटा से ओरेटा में, और वो भी कहाँ से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से। और ओरेटा जो है वो मतलब कि बढ़ा देता है ज़्यादा, माने ऊपर की तरफ बहुत सारे आर्टरी की तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सभी बॉडी के रीजन में, ठीक। तो ये इसका फिगर होता है पल्मोनरी
ऑरेटरी टू लंग्स, पल्मोनरी वेंस टू लंग्स, ऑरटा बॉडी, वेना कावा, ये सब कैपिलरी जो होते हैं बॉडी का ऑर्गन्स पार्ट जो लंग्स से रहता है वो चीज़। ये फिगर है उसका, देख लीजिए। आपका स्कीमेटिक डायग्राम जो है ब्लड सर्कुलेशन का ह्यूमन में, वो चीज़। तो ये जो होता है इसलिए होता है कि ब्लड जो है दुगुना मतलब कि हार्ट के थ्रू मने होने लगता है, जिसके कारण से डबल सर्कुलेशन हम बोलने लगते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन सुन लीजिए। सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड बोलो, ऑलो मोर एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको अलाउ करता है ज़्यादा इफिशियंट में ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए बॉडी के सेल से, बॉडी के सेल के पास। तो वो चीज़ को सेपरेशन के साथ में करवाता है, इसलिए ज़्यादा डबल सर्कुलेशन जो है इम्पोर्टेंस है। और यही इफिशियंट जो सिस्टम का ऑक्सीजन का जो यही सप्लाई होता है, ये इफिशियंट सिस्टम से मतलब कि एकदम जिस तरह से उसको होना चाहिए उस तरह से वो होते हुए ऑक्सीजन सप्लाई करता है बहुत सारे यूज़फुल वार्म ब्लडेड एनिमल में, और जैसे ह्यूमन बींग्स में भी। और हम लोग जानते हैं कि वार्म ब्लडेड एनिमल जो होते हैं वो बॉडी के कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करवाता है, और वो भी कूलिंग खुद से करवाते हुए। और जब वे हॉट इन्वायरमेंट में होते हैं तो वार्मिंग मतलब कि उनका बॉडी जो है बॉडी के थ्रू गर्म होना शुरू हो जाता है जब वे कूलर इन्वायरमेंट में आने लगते हैं। तो इसलिए ज़्यादा मतलब कि रिक्वायर होता है O2 का, और वो भी ज़्यादा रेस्पिरेशन करने के लिए, जिससे ज़्यादा एनर्जी को मेंटेन कर सके बॉडी के टेम्परेचर से। तो यही सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन का जो ज़्यादा इफिशियंट होता है, क्योंकि डबल सर्कुलेटरी हार्ट है। फिर देखिए 12 में कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। क्या डिफरेंसेस है जाइलम और फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट जो करता है? तो जाइलम क्या है, एक वाटर को मिनरल को ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोएम क्या है, फूड को सिर्फ ट्रांसपोर्ट करता है। और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट करता है ऊपर की तरफ करता है रूट से, और सभी पार्ट में करता है जाइलम। और वो फूड वाला जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों मतलब कि तरफ से मतलब कि डायरेक्शन में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, यही है। और जाइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है जाइलम में, जाइलम से जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जो है साथ में सिंपल फिजिकल फोर्स के हेल्प से मतलब ये होता है, जैसे कि ट्रांसपिरेशन पूल जिसको बोला जाता है। ठीक, और फ्लोएम में क्या होता है कि जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है फ्लोएम में से, फ्लोएम से, तो वो जो है एटीपी के फॉर्म में एनर्जी के रिक्वायर को पूरा करते हुए एनर्जी को होता है। करा कि कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ ऑलिवेली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी विथ रिस्पेक्ट टू दियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। कंपेयर करना है एलिवेली और लंग्स ये सब में जो नेफ्रॉन्स किडनी में रहता है, ये सब चीज़ के बारे में स्ट्रक्चर और उसके बारे में फंक्शन जो है वो सब चीज़ को बताते हुए। तो एलिवेली के देखिए बहुत छोटे छोटा बैलून की तरह स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वो भी लंग्स के अंदर में। और दीवार की तरह मतलब कि एलिवेली का जो वाल रहता है, ठीक, वो बहुत ही ठीक रहता है, मोटा रहता है। और ये एक्सटेंसिव नेटवर्क वहाँ पर मतलब कि ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क जो है बहुत ज़्यादा मतलब कि रहता है। और इसका काम यही रहता है कि O2 को CO2 को एक्सचेंज करवाता है, और ब्लड ये सब के बीच में कैपिलरीज से होते हुए एलिवेली के चारों तरफ जो है गैस जो प्रेजेंट जो रहता है गैस एलिवेली में वो सबके पास पहुँच जाता है। और एलिवेली जो होता है उसका साइड जो गैसेस एक्सचेंज के लिए मतलब किया जाता है। और ये नेफ्रॉन का देखिए, नेफ्रॉन जो होता है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, वो भी किडनी के अंदर में ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर में। नेफ्रॉन जो होता है ग्लोमेरुलस और बाउमेन कैप्सूल से बना हुआ रहता है, एक लॉन्ग रेनाल ट्यूब से। और ये क्लस्टर ऑफ थिन वाल्ड सेल्वर रहता है, मतलब ये पतला एकदम इसका वाल रहता है कैपिलरी का, ये फिगर होता है उसका। इसका काम यही रहता है कि किडनी के अंदर जो है ब्लड को रेनाल आर्टरी के थ्रू जो है सभी ब्रांचेस से जो है बहुत सारे कैपिलरी में पहुंचाना, और ग्लोमेरुलस में पहुंचाना, और वाटर या कोई भी सोल्यूट जो है ट्रांसफ़र करवा देना नेफ्रॉन से बाउंसमैन कैप्सूल के पास, जिससे वो फिल्ट्रेट करके मूव कर सके प्रॉक्सिमल ट्यूबुल से। और वो जो है नीचे की तरफ से तो फिर लूप के
ऑफ हेनल से होते हुए जो है हो सके, और हेनल्स जो लूप से हो और फिल्ट्रेट होते हुए पास करें, और वो भी डिजिटल ट्यूब से होते हुए, और यूरिन जो है बहुत सारे नेफ्रॉन और ये सब यूरेटर से पास हो जाता है, और फिर लास्ट में जो है यूरेथ्रा के थ्रू पास हो जाता है। क्योंकि ये जब होता है ना, फिल्ट्रेट का फ्लो जब होता है तो बहुत कुछ ऐसे सब्सटेंस है जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, वाटर, ये सब चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है उसी टाइम, यही होता है। नेफ्रॉन जो होता है ये फिल्ट्रेशन बेसिक यूनिट है, नेफ्रॉन को बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट भी कहा जाता है। तो यहाँ से मेरा जो है वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको जो ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, और कमेंट करके अपना राय बताएं मेरे पास और किस तरह के वीडियो चाहिए। अभी हम आप लोग का इंतज़ार करते हैं कमेंट का देखने के लिए, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। जानना चाहते हैं, मेरे अंदर भी कुछ ऐसा इच्छा होता है कि आपके बारे में जानें, और उस आपके लिए मैं कुछ अलग तरह से वीडियो लाऊं। ठीक, हम अपने तरफ से इतना मतलब कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग तो कमेंट उतना करते नहीं हैं। अभी तो फ़िलहाल न्यू चैनल है, तो आप लोग कीजिए कमेंट कीजिएगा, तभी ना हमको पता चलेगा कि किस तरह से आपको चाहिए, और लाइक कर दीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता है आपके लिए। इस तरह से जिस तरह से भी आप कमेंट कीजिएगा उस तरह से आपका जो है वीडियो आएगा। और जो आपको डाउट लगा चाहे फिर से पूछना है तो पूछ सकते हैं, आराम से पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इससे शानदार ज़बरदस्त क्लासों के साथ। ये तो मेरा कुछ ऐसे ही था नॉर्मली, थोड़ा सा जितना मतलब सोचे थे बढ़िया सा बताने के लिए, उतना हम 100% नहीं दे पाए, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा तबीयत मेरा डाउन लग रहा था। लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना, उसमें देखिएगा, उसमें थोड़ा सा अलग ही शानदार ज़बरदस्त क्लासों के साथ आपको बताएंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे।